नमस्ते बच्चों। तो सॉल्यूशन के वीडियो नंबर 6 में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने क्या देखा कि हेनरी का नियम, जो हेनरी का नियम होता है उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा कि जब किसी गैस को हम डिसॉल्व करते हैं लिक्विड के अंदर तो उसके अपन ने फैक्टर देखे थे और कैसे प्रभाव आते हैं उसको वो देखा था। हमने देखा कि हेनरी कहता है कि यदि कोई भी गैस है वो किसी भी द्रव के अंदर कितना घुलेगा वो डिपेंड करता है कि उसका आंशिक दबाव कितना लग रहा है। ठीक है, आंशिक दाब पे डिपेंड कर रहा था, मतलब P समानुपाती था किसके, मोल फ्रैक्शन के, यानी मोल भिन्न के समानुपाती था। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट हेनरी नियम था उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट आज अपन पढ़ने वाले राउल्ट का नियम। क्योंकि बेटा आप खुद सोचो कि अभी तो हमने क्या पढ़ा है, गैस को पिछले केस में पढ़ा कि गैस को किसमें डाल दिया, अपन ने द्रव में डाल दिया। ठीक है, अब अपना क्या रहेगा कि द्रव लेंगे, द्रव में क्या डालेंगे, द्रव, और इसके बाद पढ़ेंगे कि द्रव में क्या डालेंगे, ठोस। ये दोनों के दोनों जो बातें हैं वो राउल्ट ने बताई थी, तो कई बार कंफ्यूजन होता है। देखो राउल्ट और हेनरी का जो नियम आएगा वो ऑलमोस्ट क्या आता है, सेम आता है, मतलब इसमें थोड़ा सा कांस्टेंट का ही फर्क होगा, लेकिन वहां पर बातों में बड़ा फर्क आ जाता है। उसने क्या लिया था कि किसी गैस को इसमें डालते हैं द्रव में, है ना, इसी गैस को क्या डालते हैं द्रव में, और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, राउल्ट के नियम के अनुसार अपन क्या डालेंगे, एक द्रव लेंगे विलायक के तौर पर, है ना, सॉल्वेंट के तौर पर, उसमें क्या डालेंगे, द्रव डालेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, द्रव लेंगे और द्रव में क्या डालेंगे, ठोस। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आ गया राउल्ट का नियम। तो आगे का चैप्टर, मतलब आगे के 3-4 वीडियो डिपेंड करेंगे राउल्ट के नियम पर। यदि ये समझ में नहीं आता है फिर आप आगे के टॉपिक नहीं कर पाओगे, तो इसलिए इसको शिद्दत से देख लेना आप, है ना, मतलब हर चीज को आप देखना कि ये चीज क्यों हो रही है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। बिकॉज मेरे हिसाब से सॉल्यूशन यानी विलियन जो चैप्टर है, आप जितना फील करोगे ना उतना ज्यादा बेटर होता जाएगा। ठीक है, तो अब अपन पढ़ते हैं राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ, ठीक है। तो इस राउल्ट्स नियम के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, देखो जो पढ़ना है पहले उसको देख लेते हैं। अब अपन एक सॉल्यूशन बनाएंगे, विलियन बनाएंगे। ये दो के साथ अपन को पढ़ने हैं। हम क्या करेंगे, इसमें द्रव लेंगे, विलायक को यानी सॉल्वेंट, सॉल्वेंट आपका क्या रहेगा, है ना, लिक्विड रहेगा, द्रव रहेगा, और दूसरा द्रव ही अपन क्या लेंगे, विलय लेंगे। ठीक है, और ये जो होगा ये सॉल्यूट होता है। ठीक है, तो ये सॉल्यूट हो गया। तो इसके अंदर सॉल्यूट को पढ़ेंगे, विलय को पढ़ेंगे, द्रव लेंगे, और सॉल्वेंट पढ़ेंगे, जो विलायक है उसको क्या लेंगे, अपन द्रव लेंगे। अब इन दोनों की चीज विशेष चीज है, राउल्ट का नियम जो अपन को पढ़ना है ना, तो अपन क्या करेंगे कि जो द्रव आपने लिया है और जो आपने ये द्रव लिया है विलय और विलायक के तौर पर, ये वोलाटाइल है। वोलाटाइल मतलब वाष्पशील, किस अवस्था में है, वाष्पशील, यानी दोनों की वाष्प बनेगी, ये वाष्पशील है। ठीक है, ये इन दोनों ये वाष्प अवस्था है ना, वोलाटाइल, ये दोनों के दोनों क्या है, वोलाटाइल है। तो यदि वाष्पशील लेते हैं, ये वाष्पशील लेते हैं, तो इस एक केस पढ़ेंगे पर राउल्ट का। उसके बाद अपन को क्या पढ़ना है बेटा, उसके बाद अपन पढ़ेंगे द्रव तो लेंगे, वही सेम चीज रहेगा, विलायक का सेम रहेगा, लेकिन इस बार क्या डालेंगे अपन, ठोस डालेंगे, किसके तौर पर, विलय के तौर पर, है ना, सॉल्यूट के तौर पर। और ये जो होगा ये तो क्या होगा, वाष्पशील होगा। दोनों केस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाष्पशील होगा, और ये क्या होगा, अवाष्पशील यानी नॉन वोलेटाइल होगा। ठीक है, ये होगा नॉन वोलेटाइल। तो बेटा इन केस को पहले तो आप है ना अपनी कॉपी में नोट कीजिए, ताकि इनको ये ऐसे मान लीजिए हेडिंग है दोनों, राउल्ट का नियम पढ़ेंगे अपन दो केस के अंदर क्या होता है बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हमें पढ़ना क्या क्या है, हम एक विलायक लेंगे, सॉल्वेंट लेंगे, जो लिक्विड होगा, जो वाष्पशील होगा यानी वोलेटाइल होगा, फिर अपन विलय लेंगे जो द्रव होगा, और ये भी क्या होगा, वाष्पशील। आफ्टर दैट जो सेकंड केस अपन पढ़ेंगे तो विलायक तो क्या लेंगे, द्रव, और वो भी क्या, वो होगा वाष्पशील होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और जो विलय लेंगे ना वो क्या होगा, अवाष्यशील यानी नॉन वोलेटाइल होगा, ठोस अवस्था में लेंगे। इन दोनों केस को करेंगे, ये समझ में आ जाता है तो अपन 2 मिनट के अंदर इसको खत्म कर लेंगे। तो मेन चीज ये है, इसी पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बेटा, जो भी आपने लिखा है उसको अपन एक बीकर के अंदर लेना स्टार्ट करते हैं। सुनते जाना, बहुत ब्यूटीफुल है। एक एक चीज को नोट करवाऊंगा, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, साथ चलते रहना, शायद अभी तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, आई होगी और अभी भी नहीं आने देंगे अपन, ठीक है। तो अपन ने क्या लिया, एक छोटा सा बीकर लिया, प्लस में एक छोटा बीकर और लिया, और इन दोनों को मिला देंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, एक और बीकर में सॉल्यूशन मिलेगा। ये अपन क्या ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया, मान लीजिए है ना, विलायक ले लिया। और ये बेटा क्या ले लेते हैं, विलय यानी सॉल्यूट, और ये इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, विलयन बन जाता है। बस इजी थिंग। अब अपन ये क्या लगा दिया इनके ऊपर, इनको ढक दिया, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं बेटा, देखो ये विलायक है ना, मैं पहला केस पढ़ रहा हूं। पहला केस इसका मतलब है क्या सर, पहला केस इसका मतलब अपने पास है क्या, कि जब विलायक है ना, मतलब आप लेंगे कि कोई विलय लिया, किस अवस्था में है, वाष्पशील में, किसमें डाल दोगे, विलायक में डालकर विलयन बनाना, ठीक है। ये केस पढ़ेंगे हम पहला। तो विलय वाष्पशील और विलायक, यहाँ पर क्या है, वाष्पशील वोलेटाइल दोनों। तो विलायक के लिए मैंने बात की कि ये जो विलायक है, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया विलायक इस अवस्था के अंदर, यहाँ पर, ठीक है, ये अपन विलायक ले लिया। अच्छा ये वाष्पशील है बेटा, यदि वाष्पशील है तो इसकी क्या बनेगी, वाष्प बनेगी, ऑब्वियसली क्या बनेगी, वाष्प। तो ये वाष्प ऊपर जाके इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है, ये ऊपर जाके वाष्प इसकी इकट्ठी होगी। अब ये जो वाष्प होती है वो जो अपने द्रव ले रखा है, अभी शुद्ध अवस्था में बेटा मैंने कुछ नहीं मिला, सिर्फ विलायक है, ये स्थिर मान लिया बनने किसकी, विलायक की। अब एक बात बताओ, जो ये वाष्प है, देखो वाष्प किसकी है, इसी की वाष्प बनी हुई है, यानी जो अपन ने क्या ले रखा है, ये द्रव ले रखा है विलायक का, उसी की क्या बनी हुई है, वाष्प बनी हुई है। तो ये ऊपर जाएगी, ये वाष्प इसकी बनी हुई है, ये इस पे क्या लगाएगी, एक दाब लगाती है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। तो वाष्प दाब की परिभाषा यदि आप देखना चाहते हो तो किसी भी द्रव की सतह पर, है ना, परिभाषा लिखना, वाष्प दाब। वाष्प दाब की सबसे पहले परिभाषा क्या लिखेंगे बेटा, जो मैं वर्ड बोल रहा हूं अपने शब्दों में लिखना। हम लिखेंगे कि किसी भी द्रव की सतह पर द्रव की वाष्प द्वारा, है ना, जो द्रव की जो वाष्प बनी हुई है, किसी भी द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा, किसी भी द्रव के ऊपर, द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है, ठीक है। तो हम लिख देंगे इसको कि किसी द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा, साम्य अवस्था, हाँ एक चीज आप नोट कर लेना, यहाँ पर साम्य अवस्था होना जरूरी है, साम्य अवस्था आनी चाहिए, द्वारा, वाष्प द्वारा साम्य अवस्था पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी वाष्प दाब की। तो बेटा ये वाष्प दाब हो गया। अच्छा चलो इसको थोड़ा सा डिनोट करना बताता हूँ आपको कैसे करना है इसको। ये वाष्प दाब है, वाष्प दाब को किससे लिखेंगे, दाब को किससे लिखते हैं, पी से। क्या लिख दिया, पी, सुनते जाना। और ये आपको मैंने बताया है कि जब ये विलायक होता है तो विलायक को हम क्या मानते हैं, हमेशा ए मानते हैं, तो हमने क्या लिख दिया, इसे पी ए लिख दिया। क्या लिख दिया, पी ए, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, आगे डिस्कस करते हैं तो आप धीरे धीरे समझें सारी चीजों को।
अब अपन ने क्या किया, यहाँ पर विलय ले लिया, ये विलय किस तरह हो गई और यहाँ पर इसकी वाष्प बनी हुई है, ठीक है, ये वाष्प बनी हुई है। तो विलय, ये विलय है और विलय की क्या बनी है, वाष्प, क्योंकि मैंने दोनों को क्या लिया, वाष्पशील अवस्था में लिया विलय और विलायक को, तो इसकी वाष्प बनी हुई ऊपर से, तो ये भी कुछ ना कुछ इस पे दाब लगाएगी और किस अवस्था में, साम्य अवस्था पर। तो ये जो दाब लगाएगी उसको अपन क्या लिखेंगे, पीबी लिखेंगे। पीबी क्यों लिखेंगे, पीबी इसलिए लिखेंगे क्योंकि सर हमने पहले कहा था चैप्टर स्टार्ट होते ही कि बी विलय के लिए लिखा जाएगा, ये पीबी हो गया, ठीक है, सुनते जाना आप लोग। तो ये वाला वाष्प बनी है। अब इसकी सर वाष्प आपने कम क्यों बनाई है, इसकी ज्यादा क्यों बनाई है, तो मैंने ऐसे मान के चलना है आपको, ऐसे मान, उल्टा भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप क्या मान के चल रहे हो कि जो पी ए है ना उसका मान ज्यादा है किससे, पीबी से। अभी मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया है, इसको चेंज करूँ थोड़ा सा, लेकिन वहां जाने के बाद, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, विलय और विलायक दोनों को मिला दिया, ठीक है, इसको हम क्या मानेंगे, बी। तो वहां सॉल्यूशन बनाया, विलयन बनाया अपन ने, तो विलयन के अंदर क्या रहेगा बेटा, विलयन में सर रहेगा इन दोनों का मिक्सचर, विलय और विलायक का मिक्सचर रहेगा। अब अपन इनको मिला दिया, तो मिलाते ही अपन ने देखा कि ये वाला, मैंने सिंपली बना रहा हूं, इसमें पूरा सॉल्यूशन बना लिया जहां विलय और विलायक है। अच्छा, विलय और विलायक में दोनों की क्या है, वाष्प बनी हुई है, तो दोनों की इस बार विलय और विलायक को तुमने मिला दिया तो दोनों की बनेगी जो सतह बनेगी, तो हम विलयन की सतह बोलेंगे इसे। तो विलयन की सतह से कुछ ऊपर जाएंगे लोग, तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने ऐसे कर दिया, ये वाला कुछ ऐसा कुछ, ठीक है, ये मान लिया विलय का और ये विलायक का मान लिया और ये किसका मान लिया, विलय की वाष्प मान ली, ठीक है। तो सर ये अलग अलग कैसे लिख रहे हो, तो सुनते जाना मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे पहले आप विलायक लोगे जो किस अवस्था में है, वाष्पशील अवस्था में, यानी वोलाटाइल टाइप का है, तो इसमें इसको क्या मानेंगे, ए मानेंगे, और इसकी कुछ वाष्प बन रही है साम्य अवस्था पर, किसी भी द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब। ये वाष्प दाब किसका है, ए का है, तो हमने लिख दिया पी ए, इसे क्या लिख दिया, पीबी। अब इन दोनों को मिक्स कर दिया और क्या बना दिया, विलयन। अब बेटा एक चीज तुम ध्यान रखना कि जब मैंने इन दोनों को नहीं मिलाया था तो इसका दाब था पी ए, यहाँ क्या था, पीबी था। क्या तुम सोचते हो जब अपन इन दोनों को मिला दिया, जब इन दोनों को मिला दिया क्या उतनी ही वाष्प बन जाएगी? मतलब जब मैंने विलय और विलायक को मिलाया तो इसकी वाष्प का था पी ए, इसका था पीबी, क्या वहां पर पी ए और पीबी प्राप्त हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। लगभग 99.99 केस के अंदर देखा गया कि जब विलायक और विलय को अपन मिलाते हैं तो इसके कुछ अणु आपस में क्या कर लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं, एक दूसरे को बांध लेते हैं। मान लीजिए कि इसके ऊपर जा रहे थे पहले 100 लोग जा रहे थे वाष्प बन के, इसके भी जा रहे थे 50 लोग जा रहे थे मान लीजिए। तब जब मैंने दोनों को डाला ना तो इसके 5 यदि रिएक्ट करके इसके 5 के साथ तो इसके 95 आएंगे ऊपर और इसके कितने आ जाएंगे, 45 आ जाएंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि जो ये शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था बोला जाता है जब विलायक एक्चुअली अकेला है। जब विलय अकेला है तो इसे शुद्ध अवस्था बोला जाता है और ये क्या होती है, अशुद्ध अवस्था, जब विलय और विलायक को मिला दिया जाता है। सुनते जाना, बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं। तो यहाँ पर जो एक्चुअल दाब होगा ना वो क्या आप उसको पीए लिख दोगे, किसके लिए, विलायक के लिए? क्या आप उसको पीबी लिख दोगे विलय के लिए? बिल्कुल नहीं लिखेंगे। इसलिए उन्होंने, साइंटिस्ट ने थोड़ा सा चेंज किया। उन्होंने बोला कि जब शुद्ध अवस्था में है ना तो पी ए किस अवस्था में, शुद्ध अवस्था में विलायक है तो उसके ऊपर क्या लगा दिया, 0। 0 का मतलब आप हमेशा याद रखने के लिए ऐसे समझ लेना कि यहाँ पर 0 अशुद्धि है, मतलब विलायक क्या है, शुद्ध अवस्था में है। यहाँ पर पीबी नॉट भी क्या है, शुद्ध अवस्था में पीबी का दाब है, तो इसे बोलेंगे शुद्ध, यानी नॉट आते इसे बोलेंगे शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब, इसे बोलेंगे शुद्ध अवस्था में विलय का वाष्प दाब। इसे क्या बोलेंगे, है ना, विलयन में, है ना, शुद्ध नहीं रहा। अब ये पी ए क्या है, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब, सॉरी विलयन में विलायक का वाष्प दाब, और इसको क्या बोलेंगे कि विलयन में विलय का वाष्प दाब। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी तो इनको समझना जरूरी है। सबसे पहले अपन लिखते हैं इन चारों को, क्या क्या है ये लोग। तो बेटा आप याद रखना, पी ए नॉट अलग है, पीबी नॉट अलग है, पी ए अलग है और पीबी भी अलग है। तो ये क्या है, इन चारों को अपनी कॉपी में लिखना आप,
ये जीरो को क्या बोलोगे, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में विलय का वाष्प दाब, विलयन में विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध नहीं रहा। अब पीबी क्या बोलेंगे, विलयन में विलय का वाष्प दाब। ये चार चीजें आपको जरूरी थी, ठीक है, इनको नोट कर लेना जैसे जैसे मैंने आपको बोला है। अब सुनते जाओ कि अब इनकी घुलने की मात्रा की बात करूंगा यदि मैं, तो ऐसा बोला जाता है कि मान लीजिए यहां पर जो विलायक है वो कितना रह गया, XA, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था जैसे हेनरी ने लिया था ना विलेयता को, वैसे राउट ने लिया। राउट ने बोला कि यहां पर कितना है, XA है, यहां पर कितना है, XB है, यानी ये तो है किसका मोल भिन्न है, A का मोल भिन्न है, और ये किसका है, B का। ये तो विलायक का है, ये क्या है, विलेय का। अब इन दोनों को यहां मिला दिया तो यहां पर देखो मात्रा तो बराबर होगी, पूरा का पूरा हमने मिला दिया तो यहाँ पर मात्रा तो बराबर होगी, एक का होगा XA और एक होगा XB। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी 4-5। तो एक चीज ध्यान रखना, XA क्या है इसको भी लिख लेना आप, है ना। XA क्या होता है, XB क्या होता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। तो XA होता है विलायक का मोल भिन्न, फिर आता है विलय का मोल भिन्न। अब बेटा अपन इस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, विलयन पर। विलयन किस किस से बना है, शुद्ध विलायक और शुद्ध विलय से। अब उस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और राउट का नियम लगाएंगे। अभी आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। अब उस पे राउट का नियम लगाएंगे। ठीक है, अब राउट ने क्या बोला था, राउट ने बोला कि जब आप वोलाटाइल लिक्विड के अंदर वोलाटाइल लिक्विड डालते हो तो अब उसका जो कुल दाब है, तुम खुद बताओ बेटा, कुल दाब किसके बराबर हो जाएगा, P टोटल, यानी विलियन का। यहाँ टोटल लिख दो फिर विलियन का लिख दो, एक ही बात है। चलो मैं विलियन लिख देता हूँ, ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ लिख दिया P विलियन, यानी जो विलियन का दाब है दैट इज इक्वल टू PA प्लस PB। ये बात समझ में आएगी नहीं, बहुत साधारण बात है। इसे समीकरण नंबर क्या दे दिया अपन ने, 1 दे दिया, आसान सी बात, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसका मतलब ये PA और PB हम कैसे निकालेंगे। तब उसने क्या किया, एक साधारण सा रूल दिया। उसने क्या बोला कि जब आपने एक विलायक लिया A, विलायक लिया A, तो जैसे हेनरी ने कहा था वैसे ही सेम टू सेम जो PA होगा विलियन का ना, विलियन में जो विलायक का PA यानी इसका दाब होगा, वाष्प दाब होगा, वो किसके समानुपाती रहेगा, XA के समानुपाती रहेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जितना यहां पर मोल भिन्न रहेगा विलायक का, उतना ही क्या बनेगा, वाष्प दाब। तुम सोच के देख लो बेटा, जैसे मान के चलो कि मैंने विलायक को लिया 1 लीटर लिया, तो उसका ना वाष्प बनने की चांस भी ज्यादा रहेंगे। मान लीजिए 1 लीटर से 50 अणु ऊपर जा रहे हैं वाष्प के रूप में, ठीक है। तो मान लीजिए आपने आधा लीटर लिया तो फिर कितने जाते, 25 जाते, है ना। ऐसे ऐसे आप कम ज्यादा करते रहोगे, विलायक और विलय की मात्रा, उनके मोल भिन्न को कम ज्यादा करोगे तो उसकी वाष्प ऊपर क्या बनेगी, कम बनेगी, उसका वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे जैसे आप मात्रा बढ़ाओगे, 1 लीटर से 2 लीटर किया तो दुगना हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जितनी मात्रा होगी किसी विलय और विलायक की, उतनी ही ज्यादा ना उनका वाष्प बनने का चांस रहेगा, और जितनी ज्यादा वाष्प बनती है वो वाष्प उतना ही ज्यादा दाब लगाएगी किस पर, विलयन की सरफेस पर, सतह पर। उसे क्या बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। तो जितना ज्यादा आप विलायक लोगे, उसका मोल भिन्न लोगे, उतना ज्यादा क्या लगाएगा, दाब। ऑब्वियसली आप सिंपल ले सकते हो, 1 लीटर के लिए 5 मान लो, तो 2 लीटर के लिए कितना हो जाएंगे, 10 अणु ऊपर जाएंगे वाष्प के रूप में, ठीक है। और 10 अणु से क्या लगाएंगे, दाब। तो 5 से अच्छा तो 10 है ही ऑब्वियसली। तो इसका मतलब तुम ये सोच रहे हो ना कि यदि मैं कम और ज्यादा करता हूं मात्रा किसी भी विलय और विलायक की, तो उसके जो अपन वाष्प बन रही है, तो वाष्प भी क्या हो रही है, कम ज्यादा हो रही है। एक बात, तो इसका मतलब आप सोचो, ये चीज आपने किसके लिए लिख दी, विलायक के लिए लिख दी। अब आपने क्या किया कि PA, अब आप समानुपाती हटाओगे तो क्या लगाओगे, कांस्टेंट लगाओगे, और जब देखा गया तो ये कांस्टेंट क्या था, P0A था। क्या था,
P नॉट A। बस इतना ही फर्क है हेनरी और इस राउल्ट नियम में। हेनरी का जो नियम था दैट इज इक्वल टू PA, दैट इज इक्वल टू ये था KH इंटू XA, ऐसा था। यहाँ पर कौन आ गया P नॉट A, किसके रिप्लेस कर दिया, किसको रिप्लेस कर दिया, KH को। बाकी है ना कांस्टेंट सेम से रहते हैं। तो ये तो अपन ने लिख दिया समीकरण नंबर 2। तो अब ध्यान रखना यहाँ पर P नॉट A आ गया। अब अपन ने क्या लिखा, PB के लिए लिखा ये चीज, तो PB भी किसके समानुपाती होगा, अपने खुद के मोल भिन्न के समानुपाती होगा, तो XB के समानुपाती होगा। तो मैंने क्या लिखा, PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट B इंटू XB। एग्जैक्टली कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये समीकरण नंबर 3। तो हम लिख देंगे कि समीकरण 1 में 2 व 3 का मान रखने पर, ठीक है। अब इन दोनों को मैं उसके अंदर रखूंगा तो क्या आ जाएगा, आप खुद सोचो। इसको मिटा दो ना एक बार, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा रखने पर हमने फिर यहाँ रखेंगे, तो बताओ क्या हो जाएगा, P विलियन कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, कुल लिख दो, विलियन एक ही बात है भाई। तो PA की जगह बेटा क्या रखूंगा, P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, किसकी जगह रख दूंगा आपने, इसकी जगह रखूंगा PB की जगह। तो ये रह गया अपना। अब आपको जब मैंने एक चीज कराई थी मोल भिन्न वाली, मोल भिन्न में बेटा एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए आपने 2 पदार्थ ना ले रखे हैं, जैसे 2 द्रव्य ले रखे हैं, A और B ले लिया, जैसे विलय और विलायक। तो एक का मोल भिन्न मान लीजिए, एक का हिस्सा 25% है, तो दूसरे कितना हो जाएगा, है ना 75%। वो तो प्रतिशत में बात होगी। लेकिन मान लीजिए कि कोई कहता है कि मेरा हिस्सा यहाँ पर 0.25 है, दूसरे कितना हो जाएगा 0.75। इसका मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कहना ये चाह रहा हूं कि जो मोल भिन्न होते हैं उनका कुल योग कितना होता है, 1। याद रखना, इसको मैं प्रूफ भी कर दूंगा आपको कि जो अब टोटल कौन कौन है इसके अंदर, मोल भिन्न किस किसके हैं, XA है, जितना XA का हिस्सा है और जितना XB का है वो टोटल कितना होगा, 1 होगा। ये याद रखना आप, और ये मैं प्रूफ भी करूंगा। शायद पीछे किया होगा तो ठीक है, वरना एक बार और कर दूंगा। तो यहाँ पर XA और XB यानी जितना आपने विलायक लिया है और जितना विलय लिया है, उन दोनों का योग क्या 1 हो जाएगा, क्योंकि और तो कुछ डाला नहीं है ना अपन ने, एक विलय डाला और एक विलायक डाला है, तो दोनों को जोड़ दूंगा तो 100% बनना ही है। 100% बोले तो 1 बन जाएगा, इजी बात है। तो अब बताओ अपन क्या कर सकते हैं इसको, मैं यदि रिप्लेस करना चाहता हूँ XA को, तो क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस XB, क्या लिख सकता हूँ क्या। तो ये समीकरण नंबर, यदि इसको 4 बोलता हूं और इसे समीकरण नंबर 5 बोलता हूं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, समीकरण 5 को समीकरण 4 में पुट करने पर तो विलियन बराबर क्या आ जाएगा, P नॉट A 1 माइनस XB प्लस P नॉट B XB। अब आप थोड़ा सा इसको आगे खोल लो, इसको P विलियन P नॉट A मल्टीप्लाई कर दो, इसको एक से कर दो, सेम आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, P नॉट A XB, और प्लस में क्या आ जाएगा, P नॉट B XB। अब कुछ लग रहा है क्या इनमें संबंध, ठीक है। क्या कॉमन आ जाएगा, XB कॉमन आ जाएगा इस बार, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, P नॉट A माइनस, ठीक, क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में, देखो इन दोनों कॉमन क्या आ रहा है, XB, तो हमने किसको कॉमन ले लिया, XB को कॉमन ले लिया, ठीक है। XB को यदि मैं कॉमन ले लेता हूं, प्लस के रूप में लो क्या, चलो प्लस में ले लेता हूं। तो यदि XB को अपन ने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, P नॉट B माइनस P नॉट A, ये रह जाएगा सिंपल सा। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, है ना, बाहर माइनस रखना चाहते हो तो अलग हो जाएगा, तो ऐसा भी कर सकते हो आप, P नॉट A या लगा के या, तो माइनस करना चाहते हो देन XB P नॉट A माइनस P नॉट B, ये भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये P विलियन हो गया, तो ये रहता है राउल्ट का लगभग नियम, है ना। तो आप P विलियन को क्या लिखोगे, ये वाला सिंपल इक्वेशन आ गया, इसको ध्यान रखना।
तो ये 3 4 है, आपको मैं स्टार लगा देता हूँ जिन चीजों को आपको थोड़ा सा देखना है। राउट का नियम सिंपल ये कहता है, ये जो बातें मैंने लिखी है ये वाला और ये 3 चीजों का आप ध्यान रखें, डेरिवेशन कर लेना इनका। अब बताओ मुझे सिंपल से ये क्या कहता है, राउट का नियम अब क्या कहेगा कि किसी भी विलयन के अंदर उसके जो मोल अंश होते हैं ना, विलयन के अंदर जो विलाय के मोल अंश या मोल भिन्न होते हैं वो समानुपाती होते हैं उसके आंशिक दाब में। किसके समानुपाती होते हैं? आंशिक दाब के। बस ये चीज है। और ये क्या हो जाएगा, विलय के लिए क्या लिखोगे कि जो विलयन में विलय का मोल अंश है वो किसके समानुपाती होता है? उसके द्वारा लगाया गया वास दाब के समानुपाती। बस ये चीजें हैं। अब इन तीनों इक्वेशन पर मैं आपको ग्राफ प्लॉट करना बताता हूँ कि कैसे इन पे ग्राफ प्लॉट होता है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ग्राफ पूछा जाता है बहुत टाइम। इन तीनों इक्वेशन से अपन ग्राफ बनाना सिखाते हैं और तीनों को एक साथ बनाते हैं। किताब में दे रखा है, तीनों को यूज करके एक ही ग्राफ दे रखा है, वो करते हैं अपन, ठीक है। और लेकिन यूज तीनों को करूंगा मैं अभी, चलो पूरा वीडियो लगता है। तो अपन 3 इक्वेशन से ग्राफ बनाते हैं। पहली इक्वेशन आपकी ये है कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, एंड सेकेंड वन इज पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ये थर्ड हो जाएगा क्या कि जो P विलियन है, टोटल लिख दूं या फिर विलियन लिख दूं, PT लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, विलियन लिखने की बात है। तो इसमें क्या था, दोनों को जोड़ दो, P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी। इसी से लिख दो या फिर और भी जो इक्वेशन आगे वाली वो काम आएगी तो अपन उसको भी लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं ग्राफ सबसे पहले इसका बनाता हूँ, फिर उसका इसके अंदर इसको जोड़ूंगा और फिर इसको अपन प्लॉट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एक तो मैथ का कॉन्सेप्ट, जो बायो के बच्चे हैं उनको थोड़ा मैथ वीक ही होता है, तो बेटा एक ध्यान रखना, किसी भी रेखा के लिए हीरोइन के लिए बात नहीं कर रहा। रेखा जो अपन ड्रॉ करते हैं ना, एक लाइन ड्रॉ करते हैं उसे रेखा बोलते हैं। तो जो रेखा होती है उसके कितने टर्मिनल होते हैं? 2 होते हैं। तो बेटा इसका मतलब ध्यान रखना, यदि हमें कोई भी ग्राफ प्लॉट करना होता है तो इसके 2 बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पता लग जाता है। तो यदि मैं इसे खींच देता हूँ तो क्या बन जाएगी तुम्हारी, क्या बन जाएगी? रेखा। क्या बन जाएगी? तुम्हारी रेखा बन जाएगी। तो ये काम है एग्जैक्टली आपको। तो इसको नीचे उतारते हैं, क्या बनेगा इससे ग्राफ, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ इस साइड में, अब आपको पता होगा इसका ग्राफ यदि बनाना तो सबसे पहले इसी को लिख दूँ, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए। फिर आपको मैं याद भी करवाता हूँ ग्राफ, है ना, फिर इसकी इक्वेशन तीनों की यूज नहीं होगा, फटाफट अपन बना लेंगे सेकंडों में। तो सबसे पहले इसको बनाते हैं इसी में। तो बताओ इसको यदि मैं एक्स ए और ये क्या है पी ए, इसको यदि क्या मानता हूँ वाई, इसको यदि क्या मानता हूँ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा अपना एम। तो वाई बराबर एम एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाई बराबर एम एक्स। और एक होता है प्लस सी, क्या यहाँ पर प्लस सी है? क्या प्लस 0 लिख सकता हूँ? तो इसका मतलब सी क्या है? 0 है। तो यहाँ से शुरू होगा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इसका मतलब अपन इसको बता देंगे कि स्टार्ट 0 से होगा, सिंपल। अब बताओ मुझे कहां तक जाएगा ये ग्राफ, बताओ कहां तक जाएगा ये ग्राफ। यदि मैं इसको क्या लिखता हूं, एक्स ए इस साइड में बढ़ेगा, एक्स ए इस साइड में बढ़ेगा। तो बेटा एक बात बताओ, एक्स ए अधिकतम कितना हो सकता है? अधिकतम कितना हो सकता है? 1 हो सकता है ना, अधिकतम कितना हो सकता है? 1। तो एक्स ए अधिकतम कितना होता है? 1। तो इसको यहाँ पर पुट करूंगा, एक्स ए का आगे किसके बराबर होगा? पी ए किसके बराबर होगा? पी नॉट ए। तो यहाँ पर एक रेखा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो कितना था, एक्स ए बराबर 0 और यहाँ पर एक्स ए कितना है? 1। कितना लिख दिया? 1 लिख दिया, यानी यहाँ पर विलायक है। तो अब ये हो गया सिंपल सा। अब अपन क्या करेंगे कि इसी में ग्राफ प्लॉट करेंगे किसका, यदि ऊपर की तरफ किसको लिखना है? पी ए को। आप सिंपल यदि ज्यादा दिमाग में लगाना चाहते तो आप क्या लिखोगे? वाई एक्सिस की तरफ पी ए लिख दो, एक्स एक्सिस की तरफ क्या लिख दो? एक्स ए किसकी इक्वेशन? स्ट्रेट लाइन की। तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। अंतिम बिंदु तभी जब भी निकालना होता है ना, तो वेरिएबल ये जो बंदा होता है इसका अधिकतम मान पुट कर दो, अंतिम बिंदु होता है। तो सिंपल सी रेखा खींच दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी ग्राफ में मैं किसको बनाना चाहता हूँ? दूसरी इसी इक्वेशन को ड्रॉ करना चाहता हूँ।
ठीक है, तो करते हैं, आपने क्या दिक्कत है। तो पी भी लिया, पी नॉट बी एक्स बी और प्लस 0 लिख दूं क्या, इसको क्या माना वाई, इसको क्या माना एक्स, इसको क्या माना एम हो गया। तो y बराबर एम एक्स प्लस सी 0 से। तो अब बताओ मुझे यहाँ पर यदि मैंने क्या लिखा कि यहाँ पर देखो एक चीज सोचो तुम, इसका मतलब क्या है, XA1 होने का मतलब क्या है, यहाँ 100% विलायक है, विलय है ही नहीं, तो विलय नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, विलय XB है और इसका मान कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब समझो तुम, XA कितना है 0, XA कितना है 0, इसको सोचो, यानी विलायक 0 है तो टोटल क्या हो जाएगा, बचा हुआ चीज क्या होता है, XB बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इजी बात है भाई, यानी ये 1 तो ये 0 और ये 0 तो ये 1। तो अब बताओ इसका ग्राफ भी किस तरह हिसाब से चलेगा, ये वाला सिंपल सा है, इस साइड में रखेंगे अपन XB को और ग्राफ इस साइड में बढ़ेगा और स्ट्रेट लाइन देख लो चाहे, सिंपल सी ये लिख दिया अपन। अब कहां पर टच कराऊं, अच्छा बेटा एक बात बताओ तुम मुझे, इस बिंदु पर XA कितना है 1, तो PA किसके बराबर है, P नॉट 1 है, PA किसके बराबर है, P नॉट 1। और मैंने स्टार्ट में क्या माना था, आपको यदि याद होता है किसको माना था, P नॉट, यानी जो आपने माना है P नॉट A ज्यादा था P नॉट B से, ऐसा था क्या, मान ज्यादा होना चाहिए P नॉट B से, तो हम थोड़ा सा इसको नीचे यहाँ पर लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा P नॉट B हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल ये इक्वेशन बताओ क्या है, ये सिंपल सा आप क्या लिख सकते हो इससे, PT इज इक्वल टू, ये रेखा किसकी है पहले वाली बताओ मुझे, PA की है, ये किसकी है PB की है, और P और PB को मिला देंगे तो किसकी बन जाएगी, PT की बन जाएगी, PT बराबर PA प्लस PB। कारण क्या मैंने कहा था, पहला बिंदु, इस बिंदु पर देखो, इस बिंदु पे देखो XA कितना है 0, कितना है 0, तो यदि XA 0 हो गया तो ये कौन बच गया, P नॉट B XB, यानी इसे क्या बोल सकते हैं अपन PB। तो यानी PT का पहला बिंदु क्या है PB है ना, तो ये लिख दिया। और दूसरा बिंदु यदि इसको 0 कर लेते हैं पूरे को तो इसे क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा, यानी ये बिंदु देखो यहाँ पर कौन है XB 0 है, तो XB जब 0 होगा तो कौन बचेगा, PA बचेगा, तो इसका पहला बिंदु तो PB वाला हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा P नॉट A हो जाएगा। तो दोनों को मिला दो स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन। अब सिंपल से यदि देखो आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको एक और सीधा चीज बता देता हूँ कि यहाँ पर पहले कंडीशन अपन ले, जहाँ पर शुद्ध अवस्था के अंदर XB 1 है, XB 1 है, इसका मतलब विलय ले रखा है, क्या ले रखा है विलय, यहाँ विलय कितना है 0 ले रखा है। तो इस साइड में जाएंगे तो अपन को क्या करना है, एंड में जाकर इस साइड में बढ़ रहे हैं, इस साइड में जाकर XA कितना है 0, तो XA को कितना करना है 1 करना है, तो अपन ऐसे बढ़ाया, और XB को क्या करना है 0 करना है, तो अपन ने इस साइड के अंदर क्या कर दिया, इसको बढ़ा दिया, यानी 0 से 1 0 से 1, वो सिंपल है, इनको मिला दो ये ग्राफ होता है। ठीक है, ये सिंपल सा ग्राफ हो जाता है। अब एक केस दूसरा हुआ इस राउल्ट के नियम का, दूसरे केस में अपन को क्या पढ़ना है बेटा, दूसरे केस में अपन को पढ़ रहे हैं कि जो ठोस लेंगे विलय लेंगे ना, ठोस कौन विलय, वो क्या लेंगे अवाष्प, यानी उसकी वाष्प नहीं बनेगी। अच्छा बताओ इसका वाष्प नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत होगी विलयन में। जैसे अपन ने ले लिया पहले क्या ले लिया विलायक, उसके बाद क्या ले लिया विलय, और उसके बाद क्या बनाएंगे विलयन बनाएंगे। तो ये वाला सिंपल सिंपल सिंपल, तो यहां पर मैंने क्या लिया विलायक ले लिया इजीली, और विलायक यहाँ पे क्या बनी वाष्प। अच्छा इसका वाष्प दाब कितना हो जाएगा PA मान लो, क्योंकि किस अवस्था में, शुद्ध अवस्था में विलायक है, शुद्ध अवस्था में क्या लिख दिया नॉट लिख दिया, शुद्ध अवस्था। ठीक है, अब इसका कोई वाष्प नहीं बनेगा भाई, इसका कोई वाष्प नहीं बनेगा क्योंकि ठोस क्या लिया विलय, और ये जो द्रव लिया है ना, द्रव क्या लेना है यहाँ पर, द्रव विलायक लेना है जो किस अवस्था में होगा वाष्पशील। तो इसकी तो वाष्प बना दे, दूसरी वाष्प नहीं बनाई। अब इसकी वाष्प नहीं बनेगी तो यहाँ पर एक बात बताओ मुझे, PB नॉट कितना हो जाएगा 0, क्योंकि वाष्प बनेगी नहीं इजीली।
अब इसको यदि आप है ना शुद्ध अवस्था में जो विलायक है, सुनते जाना मुझे, शुद्ध अवस्था के अंदर विलायक है और शुद्ध अवस्था में क्या ले रखा आपने, अवाष्पित, तो इसकी वाष्प नहीं बनी, इसकी बन गई। तो क्या ऐसा होगा, इन दोनों को मिलाते हैं और क्या बनाते हैं, विलयन। क्या कुछ कम हो जाएगा, शुद्ध जो अपने विलयन बनाएंगे उसमें वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सोचो एक बार, चलो सोचते हैं। तो सबसे पहले अपन बनाया इसको विलयन, इन दोनों को मिला दिया, तो मिलाने के बाद ये वाला सिंपल बन गया विलयन। अब कुछ वाष्प तो ऊपर जाएगी, इसमें थोड़ी कम जाएगी। अच्छा बताओ, टोटल वाष्प होगी किसकी, केवल किसकी होगी, विलायक की होगी, क्योंकि विलय तो क्या लिया अपन ने, अवाष्पित नॉन वोलेटाइल लिया है, ये कोई वाष्प नहीं बनेगी। अच्छा एक बात हो यार, इसकी कोई वाष्प नहीं बन रही, इसकी बन रही है, तो क्या ये जो विलय है इसकी विलायक की वाष्पशीलता में कोई परिवर्तन लाएगा, बिल्कुल लाएगा। कैसे लाएगा, अब तुम सोच के देखना कि जो सतह होती है वहां से जाते हैं सारे कण, ये जो ऊपर की सतह होती है ना, उससे लोग क्या जाते हैं, वाष्प में जाते हैं। अब जब ये अकेला था विलायक, तो इसकी ऊपर की सतह क्या थी, शुद्ध अवस्था में थी और आराम से लोग जा रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। विलय लिया आपने, कुछ भी चीनी ले लो, यूरिया ले लो, आपने इसके अंदर डाला, तो एक बात बताओ, जैसे ये मान लीजिए ये बंदा, ये और ये, मैंने ये क्या बना दिए, विलय बना दिए। अच्छा बताओ, इनकी वाष्प तो नहीं बन रही थी, विलय की वाष्प तो नहीं बन रही थी, ठोस अवस्था में था। लेकिन एक बात बताओ, जो ऊपर की सतह होती है जहां से वाष्प जाती है, क्या कुछ ना कुछ वाष्प को ये रोक ले, बिल्कुल रोक लेगा, क्योंकि ऊपर की सतह में अब पूरी की पूरी कौन नहीं आएगी, वाष्पशील विलायक नहीं आएगा। जब वाष्पशील विलायक होता है तो आसानी से ऊपर चली जाती है वाष्प, लेकिन जब आपने क्या मिला दिया, विलय मिला दिया, वो वाष्प खुद के बनाता नहीं है और इसको भी नहीं बनाने देगा। जब क्या बन जाएगा, ये विलयन। तो जब विलय है ना, इसकी सतह पे कुछ कणों, कुछ जगह पर ना स्थान घेर लेता है, कौन, विलय, और ये जो वाष्प होती है ना विलायक, उसको जाने नहीं देगा ऊपर का, इससे कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन, जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी जो विलायक है शुद्ध अवस्था में यदि किसी अवाष्पशील विलय के साथ मिला दिया जाता है, तो उससे बना हुआ जो विलयन है उसका वाष्प दाब कम प्राप्त होता है, क्योंकि कुछ स्थान अवाष्पशील विलय घेर लेते हैं जहां से क्या जाती थी, वाष्प जाती थी। तो कुछ लोगों को रोक लेगा, खुद भी नहीं जाएगा और ना ऐसे ऊपर हो जाएगा, बैठ के गया एकदम खतरनाक तरीके से कि नहीं मैं ना तो जाने दूंगा और ना जाऊंगा। ठीक है, ये सिस्टम होता है। तो कुछ लोगों को रोक लेगा, तो यहाँ पर जो वाष्प बनी वो अलग होगी। तो ये कौन सी है, अब विलयन बन जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, ये पी भी हो जाएगी ना। तो सिंपल सी बात है, पी टोटल लिख दो एक बार, या फिर क्या लिखो, सिंपल सा पी ए लिख देता हूं, सिंपल सा। अब सोचो हमारी इक्वेशन तो क्या थी राउल्ट की, पी टोटल दाब होता है वो पी ए प्लस पी बी। अच्छा बताओ, इस केस के अंदर जो पी बी है वो किस अवस्था में, ठोस अवस्था में अवाष्पशील है, तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो यानी पी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, पी ए हो जाएगी। पी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, पी ए हो जाएगी। अब देखते जाना है इसको, तुम पी टी इज इक्वल टू पी ए। अच्छा एक चीज जानते हो क्या, पी ए क्या लिख सकते हो आप, पी ए को राउल्ट के नियम के अनुसार क्या लिख सकते हो, उसे पी नॉट ए एक्स ए लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या तुम ये लिख सकते हो क्या, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, यानी इन दोनों का मोलस मिलकर क्या होता है, 1 होता है। तो एक्स ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स बी। तो इसको पुट करते हैं इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, अब अंदर को लो उसको गुणा भाग, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी इज इक्वल टू पी टी। ये वाला सिस्टम है। अब ये आगे इसका डेरिवेशन थोड़ा सा आगे और कर देता हूँ ताकि एक फॉर्मूला डेराइव हो जाएगा, एक्स बी का फॉर्मूला डेराइव करते हैं अपन। ठीक है, तो इस साइड में लाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पी नॉट ए माइनस पी टी और बटा पी नॉट ए बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बी आ जाएगा। तो ये इस चीज को देखो तुम। ठीक है, अब पी टी की जगह तुम क्या लिख सकते हो बेटा, ठीक है, पी टी की जगह क्या लिख सकते हो, एक बात बताओ, पी टी किसके बराबर था,
पीटी किसके बराबर था, पीटी बराबर था पी ए और पी बी के। क्या तुम पीटी बराबर पी ए क्या, तो इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पी ए भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला कुल मिलाकर हमारा क्या रहेगा, सिंपल सा एक फॉर्मूला लिख देता हूँ इसको कि पी नॉट ए माइनस पी ए बट्टा पी नॉट ए बराबर क्या है, एक्स बी। इसको फील करो, बहुत जबरदस्त चीज है ये, ठीक है, फील करते हैं। ये क्या है, पी ए नॉट क्या है, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब। जब विलयन बन चुका है तब विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब किसके बराबर होगा, एक्स बी के। यानी यदि अपन को ऐसा चाहिए कि कितना विलय हमने डाला है, यानी विलय का मोल अंश कितना है, तो हम किससे निकाल सकते हैं, विलायक के वाष्प दाबों से निकाल सकते हैं। यानी जो विलय का मोल भिन्न आएगा वो इनकी हेल्प से निकालते हैं। गजब चीज है, यानी अपन को राम को निकालना और श्याम की हेल्प से, वही सिस्टम हो गया। सिंपल सा एक्स भी निकालना है और अपन वाष्प दाब किसके ले रहे हैं, विलायक के। विलय का मोल अंश निकाल रहे और वाष्प दाब क्या ले रहे हैं, विलायक का ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें रहती है। इसका ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो यहाँ से आप। पीटी का क्या रहेगा, सिंपल सा रहेगा यार, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। ग्राफ बना लो सिंपल से, आपको बनाना है, ठीक है। पीटी इसको क्या लिखेंगे, आगे के केस में यहां से बना लेते हैं। इसको क्या मान लिया y, इसको क्या मान लिया x, इसको क्या मान लिया m। तो बस बना इसको सिंपल सा। इस साइड से आएगा ये इजी, इस साइड में लिखना पीटी, इस साइड में एक्स ए, इस साइड में जाएगा और इनका ढाल क्या हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए। बस हो गया, आसान सा है, कोई ज्यादा इसमें है नहीं, ठीक है। और ये एक्स ए यहाँ पर कितना है, एक्स ए 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स ए कितना हो जाएगा 1। आसान सी बात है। और जब एक्स ए 1 होगा, जब एक्स ए का मान कितना हो जाएगा 1, तो पी टी बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पी नॉट ए। ये वाला सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं, अपने आप ग्राफ बना लेना। तो ये चीज थी राउट के नियम।